हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम 7 जुलाई 2024 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका पूरा 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पैसेज का भी और पेडागॉजी का भी क्वेश्चन। और इसको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देख सकते हो, क्योंकि जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो पेपर 1 और पेपर 2 वालों के लिए दोनों सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, वहाँ भी 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी पेडागॉजी आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये 7 जुलाई अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, ये अभी रिसेंट का ही एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर का ही है। तो इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो 7 जुलाई 2024 को हुआ था। ठीक है, तो उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हमने सीडीपी पूरी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, आज हम हिंदी का सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, हिंदी का देखिए, हिंदी बहुत सारे लोग ज़्यादातर जो है लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी ही लेते हैं, और लैंग्वेज सेकंड आप कुछ भी ले सकते हो, बस हिंदी नहीं होना चाहिए। दोनों लैंग्वेज आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया हुआ है तो आपकी लैंग्वेज जो सेकंड है वो आप संस्कृत ले सकते हो, या इंग्लिश ले सकते हो, या उर्दू, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम हिंदी का सेट सॉल्व करेंगे। ये पूरा पेपर है, पूरा पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ निकाल कर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अब देखिए, हम करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट। ये आपका है लैंग्वेज फर्स्ट। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है, क्योंकि पेपर में क्या होता है, आपका लाइन बाय पहले लैंग्वेज फर्स्ट आपकी इंग्लिश दी होगी, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी दी होगी, उसके बाद क्योंकि दो हिंदी की रहती है, दो इंग्लिश की रहती है, तो आपने तो एक ही करना है ना। अगर आपने यहाँ पे देखिए लिखा होता है तो इसको ध्यान से देख कर आपको करना है। इसको हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जनवरी 2024 का सेट हमने कराया हुआ है, तो वहाँ हमने पूरा आपको कंप्लीट बताया हुआ है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं कि दूसरा क्वेश्चन अगर आप हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लिए हैं और लैंग्वेज सेकंड वाला सॉल्व कर देंगे तो आपको नंबर जो है एक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ महत्वपूर्ण करके ऊपर लिखा हुआ होता है कि परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है, अब देखिए, पैसेज पढ़िएगा, पैसेज से हमें क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो पैसेज को पढ़िएगा। देखिए, 15 नंबर आपके पैसेज होंगे और 15 नंबर आपकी पेडागॉजी, तो टोटल आपका 30 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 91 से 99 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। पैसेज को करते समय आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप अपने दिमाग से दो, जो बातें पैसेज में कही गई हैं वहां से आंसर आपको देना होता है, इसीलिए पैसेज यहाँ दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख के इसका आंसर देना होता है। पैसेज को एक बार पढ़िएगा और समझिएगा साथ में, क्योंकि हमें यहाँ से 9 क्वेश्चन टोटल करने हैं। साहित्य स्वतः समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित मतलब बिखरते हुए विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन जाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त मतलब क्या करती हैं, दीप्त करती हैं, प्रकाशित करती हैं ना, दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता, बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। तो ये आपका पैसेज है, अब आपको करना है आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 91 कहा जा रहा है कालजयी से तात्पर्य है। कालजयी से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। देखिए, आपने पैसेज में कालजयी वर्ड देखा होगा, यहाँ पे है, देखिए ये कालजयी। ये जो ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है हमने नहीं लगाया, जिसका भी पेपर था उन्होंने टिक लगाया हुआ है, तो बहुत सारे आंसर इन्होंने करेक्ट भी लगाए और बहुत सारे इनका गलत भी है, जैसे इन्होंने सेकंड वाला गलत लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये पहले से लगा हुआ था, यानी कि हम टिक लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो 91 का क्वेश्चन है, देखिए कालजयी से क्या तात्पर्य। देखिए, कालजयी जो हर काल में विजयी हो, कालजयी। ठीक है, तो जो को हर काल में विजयी हो वो आपको बताना है, हर काल में प्रासंगिक हो, तो ये बात तो ठीक है। दूसरे में कहा जा रहा है काल विशेष की सही व्याख्या करता हो, जो सही व्याख्या करता हो वो होगा, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। थर्ड में कहा जा रहा है अल्प काल तक रहने वाला, मतलब अल्प एकदम छोटे से काल तक रहने वाला कालजयी होगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ कहा जा रहा है जो काल विशेष में
बंधा हुआ हो, तो बंधा हुआ हो वो नहीं होगा। जो हर काल में प्रासंगिक हो वो आपका कालजयी होता है, जो हर काल में विजयी हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 92, यहाँ कहा जा रहा साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आपने देखिए अभी पैसेज की दूसरी लाइन में पढ़ा हुआ होगा, देखिए यहाँ पे प्रयास किया है। देखिए यहाँ देखिए साहित्य और समाज का गहरा संबंध है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते हुए सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पतन की ओर जाता हुआ समाज नहीं, बिखरता हुआ समाज, टूटता हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, बिखरता हुआ समाज। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि पैसेज से ही आपको आंसर करने हैं, तो इसमें क्या ही समझाना, जो बात इसमें कही गई है वही आंसर आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ये तो एकदम आसान है। समाज के देखिए समाज को गति कौन प्रदान करता है ये पूछा हुआ है। तो आपने पैसेज में कहीं तकनीकी विकास वर्ड पढ़ा नहीं, तो फर्स्ट नहीं होगा। शिक्षा शब्द कहीं पढ़ा नहीं, साहित्य वर्ड आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका करेक्ट होगा, ना कि आपने कहीं विज्ञान पढ़ा। ठीक है, पैसेज में कहीं आपको ये तीनों वर्ड नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो समाज की गति कौन प्रदान करता है, साहित्य, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैसेज से ही आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, इसका आंसर भी आपको पैसेज से मिलेगा। देखिए पैसेज में कहा जा रहा है, देखिए ये कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। ठीक है, तो ये आपने देखिए क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा हुआ है। देखिए ये 94 देखिएगा, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जो समाज को जागरूक करते हैं ना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ये फोर्थ। ठीक है, तो पैसेज से आपको आंसर करना है, बाकी आपको अब अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर पैसेज में 2 + 4 = 6 या 1 + 1 = 3 दिया हुआ है तो वही आपको मानना है। अलग से अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, तभी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। ठीक है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। पहला ऑप्शन है जो समाज का दर्पण हो, तो ये आपने कहीं पढ़ा, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। ठीक है, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। थर्ड में कहा जा रहा है जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे, जो पाठकों का मनोरंजन करे। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो आपने पैसेज में पढ़ा है। पैसेज इसीलिए ध्यान से आपको पढ़ना है, तभी आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, विश्वास शब्द का अर्थ है, तो ये आपको खुद से बताना है। ये पैसेज में देखिए कई बार नहीं दिया होता है। तो विश्वास शब्द का क्या अर्थ है, विश्वास से संबंधित नियम, ये होता है विश्वास शब्द का अर्थ। तत्व ज्ञान संबंधी, ये भी नहीं होता। विश्वमय, ये भी नहीं होता। तो निश्चित एक धारणा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो थर्ड वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है कि बदतर में क्या होता है। ठीक है, बदतर में अत्यधिक बुरा, तो इन्होंने करेक्ट आंसर इसका भी लगाया है, तो अत्यधिक बुरा होगा। ठीक है, क्योंकि समाज से बदतर मतलब बुरी स्थिति समाज में, तो ये अत्यधिक बुरा। ठीक है, इसका ये अर्थ होगा, ना कि बेईमानी होगा, ना कि दुराचारी अभिमानी। आपने पैसेज में भी पढ़ा होगा, तो समाज से बदतर होने की स्थिति, आपने पैसेज को अगर समझा होगा तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो अत्यधिक बुरा होगा, वैसे भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, तो 9 क्वेश्चन एक पैसेज से पूछे गए हैं। टोटल 15 पूछे जाते हैं, तो 6 क्वेश्चन आपके ये पद्यांश वाले से पूछे जाएंगे। अब देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, ये आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। सिलेबस क्योंकि चेंज है नहीं, वैसे ही होगा, ऑफलाइन ही पेपर होना। ऑफलाइन जुलाई में भी पेपर हुआ था, जनवरी में भी जो हमने सेट कराया वहाँ भी ऑफलाइन हुआ था। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर सीटेट में तो क्वेश्चन बहुत रिपीट ही होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है 98 क्वेश्चन में।
मूल्यों के बिखरने की, नए सिद्धांतों के बनने की, तो इसमें कहीं नई सिद्धांत बन नहीं रहा था पैसेज में। समाज के आधुनिक होने की, ये भी नहीं। समाज विघटन की, ये भी नहीं। आपने दूसरी लाइन में अभी देखा, हमने दिखाया था कि मूल्यों के बिखरने की जो है वो चिंता झलकती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। पैसेज में इसका आंसर है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दूसरी लाइन में दिया गया है, देखिए ये, टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर 98 का। 99 में देखिए, विशृंखलित में प्रत्यय है। देखिए आपसे केवल प्रत्यय पूछा गया, तो प्रत्यय आप बता सकते हो। विशृंखलित में कौन सा प्रत्यय है? ता है, इत है, खलित है, लित है। तो देखिए जहां देखिए विशृंखलित है, तो इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो इत हो जाएगा, तो इत प्रत्यय लग जाएगा यहाँ पे। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, वो फ्री का 1 नंबर था, है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, अगला देखेंगे। आपको पद्यांश से क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए पद्यांश आपको पढ़ना है, फिर यहां से आपको आंसर करना है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 100 से 105 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। पद्यांश पढ़िएगा और समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए क्या है? दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। देखिए इसका संधि विच्छेद शायद पूछा ही होगा, क्योंकि वर्ड वैसे ही लग रहा है। इसका संधि विच्छेद अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका किया भी होगा। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। देखिए दिवसावसान मतलब दिवस, दिवस धन अवसान होता है, मतलब दिवस में दिन होता है और शाम मतलब दिन जो है वो समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो ये कह रहा है आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, वह धीरे धीरे तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। अधर में क्या होता है? ओठ होता है। ठीक है, होठ होता है, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो ये पद्यांश दिया हुआ है, यहाँ से आपको आंसर करना है। पद्यांश को भी आपको समझ में अगर आया होगा तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको देखिए अगर समझ आएगा होगा तब कर पाएंगे, बिना समझे भी 2-3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये देखिए जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए बाकी पैसेज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हृदय राज की रानी किसके लिए उपयुक्त हुआ है? अब देखिए आपको पैसेज दिखा देते हैं, किसके लिए उपयुक्त हुआ है हृदय राज की रानी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिए हृदय राज कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है हृदय राज की रानी, है ना। किससे इसकी तुलना हुई है? आपने देखा होगा संध्या से, है ना, संध्या से हुई है, तिमिर से नहीं, मेघ से नहीं, आकाश से नहीं। तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तुलना की गई है। अगर अलंकार पूछा होगा तो मानवीकरण अलंकार हो ही जाएगा, और पूछा हुआ है शायद, देखिए 102 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है ये आपको बताना है। किसका चित्रण किया गया है? नव चेतना का किया गया है, वेदना का किया गया है, प्रेम भाव का किया गया है, प्रकृति की, देखिए नेचर का किया गया है ना, नेचर का जो है वो चित्रण किया गया है। तो 4th वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेडागॉजी हम आपको समझा सकते हैं, ये आंसर आपको पैसेज से ही करना है। तो आपको 10 से 15 पैसेज अगर आप कर लेते हो टाइमर लगा के, है ना, क्योंकि अगर टाइमर लगा के घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी जल्दी होगा, क्योंकि बाद में क्या होता है टाइम बचता नहीं है। मैथ वगैरह सॉल्व करते टाइम बचता नहीं है, तो तुक्का ही मारना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें कब सही होंगी? जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। बाकी टीचर क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है, काम आपको करना है। ठीक है, टीचर केवल बता सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है, करना आपको है। क्वेश्चन नंबर 101 कर लिया हमने। 102 देखिएगा, अलंकार आपसे पूछा हुआ है। तो पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है ये आपको बताना है। अनुप्रास अलंकार है, यमक है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति। तो देखिए यहाँ तुलना की गई है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और 103 देखिएगा, आपसे संधि विच्छेद पूछा हुआ है। देखिए दिवसावसान का संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। दिवा अवसान, तो ये नहीं होगा। देखिए दिवसावसान ये भी नहीं होगा, दिवस अवसान ये भी नहीं होगा। देखिए थर्ड नहीं होगा, पता नहीं इन्होंने थर्ड लगाया हुआ है कि 4th लगाया हुआ है, लेकिन थर्ड नहीं होगा, 4th होगा।
फोर्थ में कहा जा रहा है दिवस प्लस आसमान। दिवस मतलब क्या होता है? दिन। अवसान मतलब होता है समाप्त, समाप्ति की ओर। तो दिन जो है वो समाप्ति की ओर। तो ये इसका फोर्थ इसका अर्थ निकल रहा है। बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है किसके हंसने की बात कही गई है, ये आपको बताना है। किसके हंसने की बात कही गई है? तारा की, संध्या की, आकाश की, मेघ की। देखिए पैसेज से आपको दिखाते हैं किसके हंसने की बात की गई है। देखिए हंसता वर्ड अगर आपको कहीं पैसेज में दिख रहा हो तो वहां आप डायरेक्ट जाइए पद्यांश में। हंसता वर्ड कहीं दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। हंसता है तो केवल तारा एक। तो आंसर आपको मिल गया ना, तारा। तारा फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसमें क्या ही करना है, इतना तो कर सकते हो ना सब। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 105 देखिए। बस एक क्वेश्चन आपके और हैं, बाकी पेडागोजी वाले क्वेश्चन फिर स्टार्ट हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? तो बादलों से भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से। तो आपने ये कहीं पढ़ा? तारों तारों भरे आकाश से, सूर्य लालिमा से भरे आकाश से नहीं, बादलों से भरे आकाश से संध्या सुंदरी उतरती है। ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है पद्यांश के, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट है। 106 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा जा रहा है किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो किसी भी जो कहानी, देखिए कहानी और समय का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? सेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो कथानक नहीं होगा, सेटिंग होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सेटिंग होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 107 देखिए क्वेश्चन, भाषा बहुभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुभाषावाद क्या होता है? जब आपको दो लैंग्वेज से ज्यादा तो बहुभाषा, दो भाषा आती है तो द्विभाषा, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 107 में क्या कहा जा रहा है? भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो बहुभाषावाद क्या होता है? जिसको बहुत सारी दो लैंग्वेज से ज्यादा अगर आपको आती है तो बहुभाषावाद में आप आ जाओगे, लेकिन अगर दो ही लैंग्वेज आती है तो द्विभाषावाद, ठीक है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए, ये जरूरी है, ये तो कोई बात ही नहीं है। विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति अपनानी चाहिए। मतलब कहा जा रहा है कि जो विविधता भरा अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस जो बोलते हैं, उनको केवल एक ही भाषा की नीति अपनानी चाहिए। ये तो बहुभाषावाद होती नहीं है ना। बहुभाषावाद क्या होती है? जिसमें अनेक भाषाएं होती है ना। तो ये आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा जा रहा है? भाषा, अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा आपका कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। इसमें कहा जा रहा है संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वर्ड रहते हैं हिंदी में। तो संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, तो ये बात ठीक है। संप्रेषण क्या है? जो आप बातचीत करते हुए एक दूसरे से, तो क्या होता है? संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो संप्रेषण से सामाजिक जो संबद्धता है वो स्थापित होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? विद्यालयों को योगात्मक, देखिए द्विभाषावाद से क्वेश्चन पूछा गया। योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह क्या है, ये आपको बताना है। देखिए योगात्मक मीन्स योग होता है, द्विभाषावाद मतलब दो भाषा का योग, ठीक है। दो भाषा का अनुसरण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आपको बताना है। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, ये कोई बात है? आप केवल एक लैंग्वेज को जो है फोकस कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। क्यों नहीं करेगा? ये तो गलत हो जाएगा। प्रथम भाषा के विकास में अवरोध, तो अवरोध नहीं पैदा करता, इसलिए थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखा करें हम कैसे ऑप्शन को गलत कर रहे हैं। आप भी वो टैग वर्ड पकड़िए ना, हमने यहाँ पे अवरोध पकड़ा, इसको गलत कर दिया। यहाँ कहा जा रहा है संस्कृति को नहीं, तो ये भी गलत कर दिया। इसमें कहा जा रहा है केवल एक ही भाषा अंग्रेजी शिक्षण को, तो ये भी गलत कर दिया। तो देखिए टीचर कहाँ गलती कर रहा है, कैसे आंसर तक जा रहा है। आप भी जाएं, है ना। इसी वजह से तो क्लास देख रहे हो ना। तो टीचर को देखा करो कैसे क्वेश्चन गलत कर रहा है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं उसको समझिए, और एक नोट्स साथ में बनाते चलिए। अगर देखिए हम जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप ऐसे नोट्स बना लेते हो ना कि जैसे ये 7 जुलाई 2024 का हिंदी का क्वेश्चन है, तो हमें जैसे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि संप्रेषण क्या है, तो इसका साइड में लिख लो कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, ये अच्छा होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है, टैग वर्ड है। तो ये आप अगर खुद से नोट्स बनाओगे ना तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। अगर हमें एक लाइन में उसको लिखाएं, ऐसे लिखाएंगे तो पता नहीं आप पेज पलटे ना पलटे, लेकिन आप जब खुद से लिखते हो ना तो वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं।
आपसे कोई भी सामान मंगाएंगे अपने घर से तो अपने घर से ला के दे दोगे, लेकिन दूसरे के घर से मंगाएंगे तो कोई भी सामान तो कहाँ से ढूंढ के लाओगे। खुद से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। किसी भी अगर आप टॉपर को देखोगे तो वो ये नहीं बोला कि हमने उसकी नोट से, फलाने धमाके की नोट से पड़ी हुई है ना, वो खुद से नोट से बनाता है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये बात तय है। बाकी आप अभी मान जाएं या 2 साल बाद माने, 4 साल बाद माने, जब आपकी मर्जी हो तब मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमने कौन सा दिया, फोर्थ वाला होगा, ठीक है। फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। तो फोर्थ वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन बच्चे के हित में है, जो ऑप्शन बच्चे के हित में होता है वही करेक्ट ऑप्शन आपका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन अगर हम आपको एक भी आता है तब आप मैच करा सकते हो। देखिए कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां हैं, कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां हैं, आपको मिलान करना है। कॉलम ए में देखिए, कॉलम बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण क्या होता है ये आपको बताना है। तो जो संप्रेषण होगा जिसमें बातचीत होगी, है ना, ऐसा नहीं कि देखिए मौन पठन, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में मौन पठन तो बिल्कुल भी नहीं याद है। ये तो ए का सेकंड जिसमें कहा जा रहा है, वो तो थर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम गए व्याकरण अनुवाद और वेस्ट की नवीन विधि, आपको ये सब नहीं आ रहा, केवल फर्स्ट ही आ रहा है। संप्रेषणात्मक मतलब कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना जिसमें होगा, तो सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, ये बात आपकी फर्स्ट का फर्स्ट ही हो जाएगा। तो ये बात किसमें कही जा रही है, इसमें फर्स्ट का फोर्थ ये होगा नहीं, फर्स्ट का थर्ड ये भी नहीं होगा, तीसरा तो आपका गलत है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, आपका फोर्थ बचा, तो फोर्थ ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें क्या होता, अगर आपको एक भी आ रहा है, अगर मैच कर गया तब आपका एक नंबर कहीं जाता, नहीं तो क्वेश्चन को पढ़िए जरूर, ये नहीं क्वेश्चन छोड़ देना लॉन्ग, देखिए एक बार पढ़िए तो क्या पता उसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, भाषा में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही नहीं है, नहीं वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, देखिए क्योंकि एग्जामिनर सीटेट वाले भी क्या करते हैं, देखिए नहीं वाला वर्ड जो है वो थोड़ा मोटा करके लिखते हैं, ताकि आपके दिमाग में ना आए, तब भी एक बार दिमाग आपका वहां चला जाए, ठीक है। नहीं आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। तो भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, ये तो आपको पता होगा, 22 भाषा है, ठीक है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, तो संस्कृत जो है वो आपकी आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है। संस्कृति जो है वो, संस्कृत जो आपकी लैंग्वेज है ये क्या है, शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, ना कि आधुनिक भारतीय भाषा है। तो यही आपका सही नहीं है, पूछा ही कौन सा गलत था, तो हमको वही आंसर देना जो गलत होगा। तो सेकंड वाला ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने दो दो ऑप्शन पता नहीं कैसे लगा रखा है, तो ये सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। संस्कृत आपकी शास्त्रीय भाषा है, ना कि आधुनिक भारतीय भाषा। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा लिंगुआ फ्रांका है, तो ये बात भी ठीक है, हिंदी आपकी लोक भाषा लिंगुआ फ्रांका भाषा, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराजकीय भाषा है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो सेकंड वाला आपका इसमें सही नहीं है, तो यही आपका ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 111, इसमें कहा जा रहा है अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। तो इसमें आदत, मौखिक अमौखिक भाषा का जो आदत, ये व्यवहारवादी बात करते हैं, ना कि संज्ञानात्मकवादी, उपयोगितावादी और अंतःक्रियात्मकवादी, ये नहीं होगा। आदत निर्माण ये व्यवहारवादी में जाएगा, तो फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, भाषा के कौन से देखिए कौशल ग्राम्यात्मक कौशल है, ये बहुत पूछा जाता है, हर बार ही पूछा जाता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन जो है वो ग्राम्यात्मक है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, जहां हम देखिए एक ग्राम्यात्मक होता है और एक क्या होता है, एक रिसेप्टिव होता है और क्या होता है, देखिए आपको बताना है कौन सा, जिस टाइम पे केवल हम ग्रहण कर रहे होंगे, केवल कुछ हमारी तरफ से जो है वो कुछ उत्पादन नहीं हो रहा होगा उसका, ठीक है, केवल हम ग्रहण करते हैं उसको। तो बोलेंगे जब हम, तो कुछ देखिए इसमें बोलेंगे तो हम, इसमें हमारा क्या होगा, हम बोलेंगे खुद से, तो हम कुछ तो बात कर रहे हैं ना, इसमें हम केवल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बोलना जिसमें होगा वो हमारा ग्राम्यात्मक नहीं होगा। बोलना देखिए जब आप सुनते हो तब केवल, देखिए यहाँ पे श्रवण लिखा हुआ ना, जब आप सुनते हो तो केवल ग्रहण करते हो, आप तो कुछ उत्पादन उसका कर नहीं रहे हो, कुछ तो बोल नहीं रहे हो, खुद से नहीं कुछ बोल रहे हो, तो केवल सुन रहे हो। केवल आपको इसमें पूछा था ग्राम्यात्मक कौशल क्या होता है, स्किल कहाँ जो है, किस में आपको ये बताना है कि कौन सी स्किल ऐसी है जिसमें केवल आप ग्रहण करते हो।
तो जब आप सुनते हो तब भी केवल ग्रहण करते हो, जब पढ़ते हो तब भी केवल ग्रहण ही करते हो। कुछ लिखा हुआ है आप केवल पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है केवल आप पढ़ रहे हो, खुद से कुछ नहीं बता रहे हो ना, खुद से कुछ नहीं कह रहे हो, तो ये ग्राम्यात्मक हो जाएगा। थर्ड वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, इन्होंने करेक्ट लगाया हुआ है थर्ड वाला। यहाँ केवल बच्चा जो है वो केवल ग्रहण करता है, तो यही होता है ग्राम्यात्मक कौशल, जहाँ केवल हम ग्रहण करते हैं। देखिए इसमें बोल रहे हैं तो बोलना आपका ग्राम्यात्मक नहीं होगा, लिखना भी आपका ग्राम्यात्मक नहीं होगा, आप कुछ उसमें लिख रहे हो, है ना। और श्रवण और यहाँ भी बोलना है, तो बोलने में केवल ग्रहण करना नहीं होता, श्रवण तो आपका हो जाएगा ग्राम्यात्मक, लेकिन इसमें बोलना लिखा हुआ है, इसमें दोनों जो है वो आपका ग्राम्यात्मक कौशल होता है। ठीक है, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। अब देखिए, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में जो है वो समूह बनाकर, आपने इतना भी पकड़ लिया ना तो आंसर तक आप जा सकते हो। समूह बनाकर टॉपिक पर जो है विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, तो समूह जब बनाएंगे तो ये सहयोगात्मक अधिगम हो ही जाएगा, तो फोर्थ वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ना कि ये होगा प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता, निर्देशन और परामर्श, भाषाई खेल भी नहीं होगा, ये सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा, फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 देखिए, 6 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। इसमें क्या पूछा है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने का काम दिया, इस पाठ का उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, कोई टीचर है जो बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा का मतलब शब्दों को, जैसे रेस्टोरेंट में जाता है तो जो शब्द होते हैं वहाँ किसी भी चीज को लेके, बर्तन वगैरह हो गया, जो भी हो गया, तो उस सब परिचित करवाने का काम दिया है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना, तो व्याकरण का परिचित करवाना तो रेस्टोरेंट में क्यों लेके जाएगा भाई। सेकंड में कहा जा रहा है अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, तो ये भी आपका नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, तो इसमें समालोचनात्मक चिंतन नहीं विकसित हो रहा है। समालोचनात्मक चिंतन वहां होता है जहां बच्चा जो है वो कई तरीके से सोच पाए, है ना। जब खुद बच्चा सोचता है चारों तरफ से, जिसे आप अपसारी चिंतन कहते हो, तो यहाँ अपसारी चिंतन नहीं हो रहा, केवल उसको जाके शब्द संपदा उसको परिचित करवाने का काम हो रहा है, तो यहाँ समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेडागोजी में आपको बहुत समझना होता है लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें साइड में इंग्लिश दी नहीं होती है। जैसे सीडीपी होती है, आपको हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश पे चले जाते हो, लेकिन हिंदी में केवल हिंदी ही रहेगा, तो लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 115 देखिए, भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो लय होती है, तान, जो ताल होती है आपकी, ठीक है, ताल, स्वर, शैली, ये सब क्या होती है, ये ध्वन्यात्मकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सेकंड होगा, ना कि इन्होंने थर्ड लगाया हुआ है, तो इसका सेकंड आंसर होगा। ठीक है, छंद शास्त्र नहीं होगा, प्रशासनिक अध्यादेश भी नहीं होगा, काव्य भी नहीं है, तो काव्य पर तो जा ही नहीं सकते। एक स्वर शैली जो लय होती है, ताल होती है, वो ध्वन्यात्मकता में, तो सेकंड वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा था अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। भाषाई परीक्षण का प्रभाव, भाषाई परीक्षण का प्रभाव, कक्षाई प्रभाव, पुनर्वलन, विधि प्रभाव, कापर्स इफेक्ट। विधि प्रभाव या कापर्स, इसका आंसर आप बताओगे फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, बाकी ये दोनों आपका होगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर आप करके बताओगे, ये आपका काम है। देखिए, आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते कुछ भी। 117 देखिए, इसका आंसर हम लास्ट में बताते हैं। 117 देखिए, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है, वह अधिगम के लिए क्या कर रही है, ये आपको क्वेश्चन में इसका आंसर बताना है। ऑप्शन पढ़िएगा चारों। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही है। देखिए, इसमें भाषा सीखनी होती तो वो जो है अध्यापक कक्षा में शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक सामग्री यहाँ पे लाई जा रही है ना, जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है, तो यहाँ भाषा सीखना नहीं होगा। वह सेकंड में कहा जा रहा है वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों में अंग्रेजी सीखें, केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हिंदी सिखाओगे अंग्रेजी। थर्ड में कहा जा रहा है वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है, तो बच्चे तो जागरूक पहले से हैं। वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। जैसे आप किसी चीज को पढ़ा रहे हो
तो वो चीज़, जैसे बच्चा छोटा होता है, ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हो तो एप्पल ला के अगर क्लास में दिखा रहे हो तो वो जल्दी सीख सकता है ना। तभी देखिए आप बुक वगैरह में क्या लिखा होता है, एप्पल, ए फॉर एप्पल, साइड में एप्पल बना होता है। सामग्री क्यों दिखाई जाती है, उससे बच्चा जो है वो जल्दी सीख जाता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है ना। जैसे रेलवे यात्रा टिकट के बारे में बता रही है तो उस टिकट को दिखा रही है, तो क्लास में जो है वो प्रमाणिक सामग्री का यूज कर रही है, इसलिए फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, श्रवण से जुड़ी गतिविधि को योजना बनाना है, ठीक है। सुनने से रिलेटेड जो गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं वर्ड ध्यान में रखना है आपको। बोलने की गति, तो इसको भी ध्यान में रखना है। वक्ताओं का जेंडर, ये बात तो करेक्ट हो सकती है। थर्ड में कहा जा रहा है वक्ताओं की संख्या। फोर्थ में कहा जा रहा है रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा रोकना। देखिए थोड़ा सा रोकना, इससे पॉज देना, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपसे पूछा था कौन सा महत्वपूर्ण नहीं, तो वक्ताओं की जो संख्या है ये हो सकती है। ये संख्या नहीं महत्वपूर्ण है ना, कि श्रवण से रिलेटेड, देखिए आप सुनने से रिलेटेड कोई भी गतिविधि करा रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि वक्ताओं की संख्या, मतलब लोगों की संख्या कितनी है, कि 100 लोग हैं कि 50 लोग हैं, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वक्ताओं की संख्या। इन्होंने सेकंड लगाया हुआ, तो थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं लैंग्वेज से। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा है, और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, तो ये रोल प्ले हो ही जाएगा। इसका आंसर तो बहुत लोगों ने करेक्ट दिया होगा, रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि सारे विद्यार्थी अभिनय, वार्तालाप कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर का अभिनय करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये तो रोल प्ले हो ही जाएगा। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। 120 देखिए, श्रवण में क्या शामिल है ये आपको बताना है। जब आप सुनते हो तो उसमें क्या शामिल है ये आपको बताना है। विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, तो ये तो कैसे, ये सही ऑप्शन लगाए हैं भाई। केवल अनुमान लगाना जो है, आप कोई बोल रहा है तो उसका आप अनुमान लगाओगे। सुनना क्या है, किसी चीज को आप सुन रहे हो तो उसका अर्थ आप समझ रहे हो उसको, और उसका अर्थ निकाल पा रहे हो ना। हम आपको चीजें पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब अनुमान लगाना हो जाएगा। आप समझोगे नहीं क्लास को समझोगे ना, समझोगे उसके बाद उसका अर्थ निकालोगे, तभी तो आपके दिमाग में सेट होगा। तो सुनने में क्या शामिल है यही आपको बताना है। चीज़ों को खुद से अगर कनेक्ट करके सीखोगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। आपको ये 50 से इससे अच्छा 50 रट्टा मारने से 10 अगर समझ के कर रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना। ये बात श्रवण में कहाँ से शामिल होगी, ध्वनियों की पहचान करना और उससे अर्थ निकालना, ठीक है, अर्थ निकालना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ में कहा जा रहा है, देखिए फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, थर्ड इसका आंसर होगा, थर्ड होगा, हमने थर्ड बताया। फोर्थ में कहा जा रहा है ध्वनि सुनना, ध्वनियां जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना, तो डिकोड करना यहाँ कुछ नहीं होगा, इसका आंसर थर्ड होगा। पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 90 से स्टार्ट किया है। उसके पहले 90 क्वेश्चन जो आपके होते हैं CDP के, और अगर मैथ साइंस सेकंड पेपर है, अन्यथा EVS, और जो आपकी 90 नंबर वहाँ से आपके पूछे जाते हैं। और ये आपका पेपर सेकंड का था, हिंदी का पेपर सेकंड था, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट लिया हुआ था। तो क्योंकि देखिए लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो कहीं नहीं कहा गया है कि पेपर 1 का अलग है, पेपर 2 का अलग है। बस ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि जो पेपर 1 का सिलेबस बनता है वो क्लास 1 से 5th तक के स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और जो पेपर सेकंड का सिलेबस लैंग्वेज का बनता है वो 6 से 10 तक के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। 10th तक के नहीं तो 8th तक के स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। लैंग्वेज का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम ही होता है ना। 90 नंबर आपके सेम होते हैं, जैसे कि CDP जैसे आपकी पेपर 1 में पूछी जाती है वैसे पेपर सेकंड में भी पूछी जाती है, दोनों की सेम ही है। तो यह आपका 7 जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर था जो हमने सॉल्व किया। आपके टोटल कितने नंबर आए हैं ये कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसे लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। अभी आपको हम बता देते हैं एक बात, आपको पेपर में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपसे हिंदी में कोई भी क्वेश्चन अगर गलत दिया हुआ है,
तब आप एक बार इंग्लिश की तरफ जाएंगे, जो इंग्लिश में कहा जाएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बातें आप जब पेपर में आपको मिलेगा तो ये फ्रंट पेज पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। पेपर आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब आप बातें आपको पता ही है, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको ध्यान से पढ़ना है, इसकी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट जाइएगा, टारगेट सीटेड करके हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसकी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हमने इससे पहले सीडीपी का 7 जुलाई का कर लिया है, आज हमने हिंदी का किया हुआ है। अब इसके आगे हम कल करेंगे